वीडियो के प्रथम भाग में जहाँ से मेरी बात छूटी हुई थी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यदि अन्याय का शिकार होते हैं तो जैसे उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार हासिल है, वैसे भारत का संविधान यदि सामान्य जाति का व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है अनुसूचित जनजाति के लोगों से, तो उसके भी संवैधानिक अधिकार हैं, क्योंकि हमारा संविधान विधि के समक्ष समता का प्रतिपादक है। ऐसे में अगर चंद्र प्रकाश तिवारी के ऊपर जो आरोप लग रहा है तो उनको भी अपनी बात कहने का हक है, अपना पक्ष रखने का हक है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन न पूरी हो जाए, जब तक उनके दोष सामने ना आ जाएं, तो जो व्यवहार पुलिस का, असंध्रा थाने का जो क्रूर, निरंकुश और आताताई व्यवहार है चंदन के परिवार के साथ और चंद्र प्रकाश तिवारी के परिवार के साथ, ये बिल्कुल अनुचित, असंवैधानिक, विधि विरोधी, कानून गैर कानूनी है। और समझने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं कि बाराबंकी पुलिस पागल हो चुकी है, मेंटली डिसेबल्ड हैं, मानसिक पक्षाघात के शिकार हैं। 18, 19, 20, 21 को जो बाराबंकी पुलिस चंदन को दोषी मानती थी उस सामूहिक दुराचार के लिए, और जब यह सवाल उठा दिया गया कि 9 साल 7 महीने का लड़का क्या बलात्कार कर सकता है, क्या वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, तब ये लोग पलट गए। एक दिन शांत रहे, अब उसके एक भाई को थाने पर बुला लिया, अभी संतोष नहीं हुआ, अब उसके तीसरे भाई को पुलिस खोजने पहुंच गई। क्या पुलिस ने फैक्ट चेक किया? आरोप तो इस देश में बहुत से लोगों पर लगा हुआ है। आरोप की कम से कम प्रथम दृष्टया आपने कोई फैक्ट इकट्ठा किया? आप हमको इतना बता दो कि यदि जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो जो पुलिस मौखिक रूप से 7 लोगों का नाम बता रही है, तो जो 2 भाई इंदौर में हैं, जब और यह प्रार्थना पत्र जो लड़की का, जो कथित नाबालिग पीड़िता है, उसका जो प्रार्थना पत्र है वो थाने पर नहीं है, सीओ के पास नहीं गया है, वो सीधे पुलिस अधीक्षक के पास है। तो पुलिस अधीक्षक जो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक हैं श्रीमान जी, क्या उनको ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि जब 2 लड़के इसमें से इंदौर में नौकरी कर रहे हैं तो, और 2 साल से वो घर आए ही नहीं हैं, तो बलात्कार करने कैसे आ गए? इसके बाद 3 भाई बचे, तो तीनों भाई उस लड़की के साथ बलात्कार, वो भी उस लड़की को बंधक बनाया गया। और जिन चंद्र प्रकाश तिवारी के घर बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप है, कोई भी सामान्य व्यक्ति यह सोच सकता है, कोई भी गांव का 50-55 साल का व्यक्ति अपने घर पर किसी से 6 महीना बंधक बना के बलात्कार करवाएगा? और अगर ऐसा है, चलो मान लेते हैं कि आरोप सही है, तो लड़की के पिता यदि आज बच्चा पैदा होने के बाद पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं, तो उस समय क्यों नहीं गए? और जो वीडियो मेरे पास है विवाह के वक्त का, उसमें ग्राम प्रधान की भी एक झलक है। सवाल है कि उस गांव के प्रधान ने इस नाबालिग विवाह की सूचना क्यों नहीं दिया? अगर कोई लड़की 6 महीना बंधक है, बलात्कार के लिए बंधक बनाई गई है, तो क्या उस दौरान उसके गांव के प्रधान या गांव के कोई अन्य लोग थाने पर, तहसील में, जिले पर नहीं आए होंगे? क्या कर रहे थे गांव वाले उस समय? ग्राम प्रधान क्या कर रहा था? लड़की के पिता क्या कर रहे थे? मतलब समझिए कि ये पूरी स्टोरी, पूरी जो रेप थ्योरी है, ये बिल्कुल प्लान्ड है, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है ये। और इस कॉन्स्पिरेसी का मोहरा तो बाराबंकी का एसपी भी बन चुका है। ये बात मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इसकी सूचना अयोध्या मंडल के आईजी को दे दी गई। और अगर हम बात करें ट्विटर हैंडल के जरिए, तो उसके अयोध्या के आईजी, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के एसीएस होम, उत्तर प्रदेश के एसीएस टू चीफ मिनिस्टर
उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तीनों जो इन्फॉर्मेशन एडवाइज़र हैं उनको, उत्तर प्रदेश के एसीएस इन्फॉर्मेशन को, उत्तर प्रदेश के एसीएस इन्फॉर्मेशन के डायरेक्टर को, इन सारे लोगों को, और मैंने इसको पीएमओ तक भेज दिया। सवाल यह है कि ये सारे जो महत्वपूर्ण अथॉरिटी हैं इस देश की और राज्य की, वो कर क्या रही हैं? यानी आप एक चीज़ मान लो ना कि जो आपको डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा गोला बनाते हो, गोला फेंकते हो, मोदी जी भी फेंकते हैं और योगी जी भी कभी कभी फेंक देते हैं। तो योगी जी का मेरे पास लिखित बयान है, अखबार में छपा हुआ, कि जांच में तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। यह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी स्टेटमेंट है। और मोदी जी तो पूरा डिजिटलाइजेशन का डंका बजाते हैं कि पूरी दुनिया में अब हम डिजिटल हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के जिन लोगों का मैं नाम आप दोहराऊंगा नहीं दोबारा, जिन लोगों की बड़ी अथॉरिटी का मैंने नाम लिया है, इसमें क्या किसी का भी ट्विटर हैंडल एक्टिव है? अगर एक्टिव है तो हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कल सुबह, अब आज चूंकि अब आज की तारीख जो है वो अगली तारीख हो गई है रात के हिसाब से, तो मैंने सुबह सुबह पुलिस कप्तान को भेजा मैंने कि उन सवालों का जवाब दे दो। अब मैं बहुत लंबी आर्टिकल इस पर लिखूंगा, एक भी जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। सवाल इस बात का है कि रेप हुआ तो रेप का तो मुकदमा चलाना चाहिए ना, शादी क्यों कर दिया? और जो ये अगर ये बहाने बजाओ कि नहीं उसने शादी कर लिया है, 9 साल 7 महीने का लड़का शादी कर पाएगा और वीडियो में तो रो रहा है। ये पूरी और पुलिस ने ग्राम प्रधान से, पुलिस जब इतना गंभीर मामला है, जो वहां के हल्का दरोगा हैं कृष्णचंद्र और कृष्ण बली जाके गंदी गंदी गालियां देते हैं वहां। ये कि भारत के किस संविधान में लिखा है कि हल्का दरोगा जाएगा मां बहन करेगा, और इसकी सूचना दे दी गई है, इसके बावजूद गाली उनकी रुक नहीं रही है। और इसके बाद जो है हल्का दरोगा के बाद वो जो है पूरी पुलिस रंगबाजी कर रही है। और ये जो प्रधान जी का नाम आ रहा है और जो दो तीन अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का जिन्होंने दबाव डलवा के शादी करवाई, कल तो मैं वीडियो उसको ओपन करूंगा, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कोशिश करूंगा कि वो किसी यूट्यूब चैनल पर स्टोरी भी बने उस पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो लड़का रो रहा है और आप कह रहे हो कि शादी उसने जबरदस्ती, 10 साल 4 महीने की लड़के की इतनी औकात है कोई जबरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी कर लेगा? और बाकी गांव वाले कर क्या रहे थे? और जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है गांव वालों का, वो क्या कर रहे हैं उसमें? प्रधान क्या कर रहे हैं? और जब लड़के, अच्छा अब ये तो लड़की वालों के आरोप पर तो तुरंत कार्रवाई हो गई, लेकिन जो लड़के वाले आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती शादी की गई 2 नाबालिगों की, अगर बलात्कार ऐसा हुआ भी है तो सवाल यह है कि उनके जो संवैधानिक है, 2 नाबालिग लड़के लड़कियों की शादी कराना, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो अभी तक इस पर मुकदमा क्यों नहीं बाराबंकी की पुलिस तय कर रही है? और ग्राम प्रधान का लिखित स्टेटमेंट क्यों नहीं ले रही है? और जो 2-3 संदिग्ध व्यक्तियों का नाम आता है, मैं भी सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगा रहा हूं कि हो सकता है प्रधान जी ने उन 2-3 अराजक तत्वों से बलात्कार करवाया हो या उनसे उनका अवैध संबंध रहा हो, और जब बच्चा पैदा हो गया तो साजिशन इन लोगों ने अपने शत्रु को फंसा दिया। और चूंकि चंद्र प्रकाश तिवारी ने इस विवाह का विरोध किया था कि यह विवाह नाबालिगों का विवाह है, इसलिए मामले को संगीन बनाने के लिए उसमें चंद्र प्रकाश तिवारी का भी नाम डाल दिया गया, क्योंकि केवल दलित बनाम दलित का होगा तो यह मामला उछल नहीं पाएगा। यदि इसमें कोई आरोपी ब्राह्मण होगा तो या ठाकुर हो जाएगा या अपर कास्ट का हो जाएगा, तो यह मामला थोड़ा और संगीन हो जाएगा। तो मैं चुनौतियों से घबराता नहीं हूं, मैं बिल्कुल अकेले हूं इस राह पर, लेकिन मैं चीज़ों को समझता हूं। और मैं इस समय भी मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चंदन और उसके परिवार वाले या चंद्र प्रकाश तिवारी निर्दोष हैं। जांच करिए, लेकिन जांच करेगा कौन? वो बाराबंकी की असंद्रा थाने की पुलिस जो पिछले 3-4 महीने से लगातार एक पक्ष को गालियां दे रहा है, जो 2 नाबालिगों के विवाह पर 3 महीने से FIR नहीं लिख पा रही है, वो पुलिस जांच करेगी। वो पुलिस जांच करेगी CO राम स्नेही घाट, जिन्होंने मुझसे फोन पर यह कहा है कि जो है उस लड़के ने जबरदस्ती विवाह कर लिया है। क्या तमाशा लगाए हुए हैं? आज वो लड़की के पिता पुलिस अधीक्षक के पास जा रहे हैं जब लड़की को लड़का पैदा हो गया, और जब जो है 6 महीने से बलात्कार हो रहा था बंधक बना के, तब वो कहाँ थे? क्यों नहीं गए SP के पास? कितनी दूर है हैदरगढ़ से
बाराबंकी जिला मुख्यालय, इसमें पूरी साजिश हुई है। और जो ये लड़के के वाले आरोप लगा रहे हैं कि 3 लाख रुपया कैश, 3,000 रुपया महीना अपने लड़की के लिए मांग की जा रही है, ये बिल्कुल जो है ये षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे ये पक्ष हो, लड़की वाला हो चाहे लड़का वाला हो, मैं जज नहीं हूं। मेरा काम है कम्युनिकेशन, हमारी जो बात है उसको पहुंचा जनता के बीच में रख देना। इसका विवेचना का करने का काम पुलिस का है। पुलिस FIR दर्ज करे और उसके बाद कौन सही है कौन गलत है और IPC की किन धाराओं के तहत उसको दंडित किया जाएगा, ये काम न्यायपालिका का है, मेरा नहीं है। मैं जज होकर फैसला बिल्कुल नहीं सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन जो मुझे सच्चाई लग रही है, और मैं भी जैसे जो है समस्याओं में, चुनौतियों से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। होता क्या था, मैंने पहले ही कहा है कि अगर SC ST कैटेगरी के साथ कोई ठाकुर ब्राह्मण या अपर कास्ट का आदमी अन्याय करता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अपर कास्ट सामान्य जाति के साथ भी कोई SC कैटेगरी का व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा है, अपराध का शिकार बना रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहां हो रही है? हमारे यहां चूंकि वोट की राजनीति के चलते SC कैटेगरी का आदमी जैसे ही अपर कास्ट के ऊपर आरोप लगाता है तुरंत पुलिस में सक्रिय हो जाती है। और मेरे पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां अपर कास्ट के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इस पर पुलिस चुप रहती है। और अगर कोई मेरे ऊपर व्यक्तिगत उठा रहा है तो मैंने अपर कास्ट के खिलाफ, ठाकुर ब्राह्मण के खिलाफ जाकर दलित और पिछड़ी जात के लोगों का मैंने साथ दिया है। मेरे पास सब फैक्ट है, एप्लीकेशंस है, मैं दिखा दूंगा कि कितने मामलों में हमने अपर कास्ट के खिलाफ जाकर काम किया है दलित पिछड़ों के पक्ष में। लेकिन अगर कोई सवर्ण है, अपर कास्ट का व्यक्ति, उसके साथ अन्याय हो रहा है और दलित बिरादरी का लोग कर रहा है, SC ST कैटेगरी का लोग कर रहा है, तो क्या उसके पक्ष में ना बोला जाए? यह कौन सी विधि के समझ क्षमता है? तो इसलिए अब जो है मैं इसमें अवसर तलाश लिया हूं, अवसर यह तलाश लिया हूं कि अब इस मामले को मैं हाईलाइट करूंगा। बाराबंकी की पागल पुलिस, वहां का SO पागल, वहां का हल्का दरोगा पागल, वहां का CO पागल, वहां का SP पागल, और जिन लोगों ने IG से बात हो चुकी है वो भी पागल, और जिन लोगों ने ये ट्विटर हैंडल पर डालने के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो लोग बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदार हैं और इस पद पर बैठने लायक नहीं है। चाहे वो DGP हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो अपर मुख्य सचिव गृह हो, चाहे सूचना हो, चाहे मुख्यमंत्री के हों, कोई मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं, बिल्कुल वो पद पर बैठने लायक नहीं है। और मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो जितनी बातें कर रहे हैं उसकी कसौटी पर वो कितना खरा उतर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि और अब इसकी लगी बात जरा सा BJP वालों की और विपक्षियों की भी बात कर लें। वहां का जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसके पास जब ये चंदन और उसके परिवार के लड़के गए, मतलब लड़के पक्ष वाले, तो वो कह रहा है कि पुलिस के हम किसी मामले में नहीं बोलते हैं। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी में दरअसल कभी भी जनाधार और काम करने वाले लोगों को न टिकट मिलता है। यहां पर जो चाटुकार होते हैं, चमचे टाइप के लोग होते हैं, जिनको यहां अब कैसे, अभी मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 2 राज्यसभा हैं, एक सुधांशु त्रिवेदी और एक अरुण सिंह, शायद ये यूपी से ही राज्यसभा में गए हैं। पूरा कोरोना काल हो गया, सुधांशु त्रिवेदी ने एक शब्द बोला क्या कोविड-19 को लेकर, यहां के लोगों की दिक्कतों को लेकर? अरुण सिंह राज्यसभा सांसद हैं, एक भी शब्द बोला उन्होंने कोविड-19 में किसी की सहायता किया यहाँ यूपी के लोगों की? क्यों हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद दोनों लोग चुने गए हैं? केवल जहरीला भाषण देने के लिए। और पंचायत चुनाव में इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद पंचायत के चुनाव में अपने गांव में चुनाव, पंचायत प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को नहीं जिता पाए, अपने लोगों को। ये राष्ट्रीय नेता हैं? तो मुझे ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी भी काम करने वाले लोगों को नहीं बढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम कर चुका हूं तो मुझे बहुत कुछ मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्लर्क पैदा करता है। उन्होंने सुनील बंसल को भेज दिया। सुनील बंसल कहां के नेता हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं कि सुनील बंसल कहां के नेता हैं? भारत के किस प्रांत के नेता हैं? क्या उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है? आप देख लो, यूपी के मंत्रिमंडल में जितने सरकार के चहेते लोग थे, जो विधायक जब विधायक ही नहीं थे, उनको अब मैं कितने लोगों का नाम लूं?
वो विधायक भी नहीं हैं, उनको एमएलसी बना के सीधे मंत्री बना दिया गया। जो आदमी जनता के बीच में कभी काम नहीं किया है, कभी संघर्ष नहीं किया है, कभी आंदोलन नहीं किया है, कभी लोगों के बीच में उठा बैठा नहीं है, आप केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो ये क्लर्क हैं, इन क्लर्कों को नेता बनाकर थोप दिया गया है, विधायक और एमपी बना के। इसलिए इनके अंदर कोई वर्किंग इफिशियंसी, कोई कार्य क्षमता इनके अंदर है ही नहीं, जिसका नमूना आप दरियाबाद के विधायक से देख सकते हो। वो जो जिस चंदन जिस विधानसभा का नागरिक है, वो दरियाबाद विधानसभा में है। दरियाबाद बाराबंकी जिले की एक विधानसभा है, और वहां का विधायक कह रहा है कि पुलिस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेके ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की गवर्नर ये कह रही हैं कि पुलिस बहुत अन्याय कर रही है। यार, आप गवर्नर हो, संवैधानिक पदों पर बैठे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हो, आप लोग अगर कहोगे कि पुलिस अन्याय कर रही है और उसको रोकने के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं करोगे, तो आप में और एक सामान्य से लफाज में क्या अंतर रह जाएगा? तो जहां पर इतना पुलिस का निर्ममतापूर्वक दमन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पर अगर कोई स्थानीय विधायक ये कह दे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि क्या वो विधानसभा में दोबारा जाने लायक है? मतलब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी कुत्ता, बिल्ली, चोर, जिसको भी खड़ा कर देगा उसको बस केवल सिंबल के आधार पर आप चुनाव जिता दोगे, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। फिर रोना मत, फिर क्यों रोते हो? फिर क्यों रोते हो? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप सवाल पूछिए कि आप कैसे कैसे निकम्मे, काहिल, कामचोर और जनद्रोही लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति नहीं होती है। यह सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। लेकिन जहां पर शीर्ष पर सुनील बंसल जैसे नेता बैठे हों, किसी एक गांव में प्रधानी का चुनाव जीत नहीं सकते हैं, यहां बना के पूरे यूपी को हैंडल कर रहे हैं। और इनके पास विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तेजाबी भाषणों के अलावा क्या है? अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश से सूचना सलाहकारों पर। बाकी जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं, वो तो जैसे हैं उत्तर प्रदेश लुट रहा है, वो तो जैसे हैं जानते हैं, तीनों सूचना सलाहकार या IAS IPS तो क्वालिफाई नहीं किए हैं। ये पत्रकार थे, 2 पत्रकार थे, एक कोचिंगबाज था, शिक्षा का व्यापारी था। मुख्यमंत्री ने इनको तीनों लोगों को सूचना सलाहकार बना दिया। आप इनका ट्विटर हैंडल देखिए, ट्विटर हैंडल में अफगानिस्तान के विषय पर आएंगे, मैं चलो 1 ट्वीट कर दिया, 2 ट्वीट कर दिया। आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नहीं हो, आप भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं हो कि आप अफगानिस्तान के मसले पर बोलोगे। आप उत्तर प्रदेश के सूचना सलाहकार हो, और आप जो राजनीतिक भाषा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले। और जब मैंने इस मसले में